2021 में गुजरात बेस्ड जाइडस हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां खराब क्वालिटी की पाई गई। कई मरीजों को नुकसान पहुंचा। जाइडस ने बीजेपी को 18 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। कंपनी पर गुजरात के ड्रग रेगुलेटर द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। वेस्ट बंगाल में फ्यूचर गेमिंग कंपनी के खिलाफ 2 केसेस चल रहे थे चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। कंपनी ने टीएमसी को 106 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और कोलकाता पुलिस ने ये दोनों केसेस कंपनी के खिलाफ बंद कर दिए। ऐसे तमाम क्विड प्रोको और भ्रष्टाचार के केसेस निकल कर आए, उनका खुलासा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारे डेटा को सार्वजनिक किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल के रूप में उभर कर आई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फाउंडर जगदीप छोकर और आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को भ्रष्टाचार का फाउंटेन हेड माना जाता है। सभी पार्टियां कोशिश करती हैं कि किसी को मालूम ना पड़े उनके पास कितना चंदा आया और किसने उन्हें चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में गोपनीयता को और भी बढ़ा दिया। बाय डिज़ाइन ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे कंप्लीटली अनोनिमस बनाए गए, जिससे कि कोई भी कंपनी या पूंजीपति कितने भी करोड़ों रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे, नागरिकों को मालूम ही न पड़ सके। तो मतलब सीधा प्रहार लोगों के जानने के अधिकार पर। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यूं ही पैसे नहीं देती। जब चंदा देती है तो ये अपेक्षा रहती है कि पॉलिटिकल पार्टी उस कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगी, उसे कॉन्ट्रैक्ट देगी, उसके हित में पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी, जिस भ्रष्टाचार को हम कहते हैं क्विड प्रो को। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया ये कहकर कि ये गैर संवैधानिक हैं और आदेश दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी सूचना को सार्वजनिक किया जाए, तो डेटा एनालिसिस जब किया गया उससे सारे क्विड प्रोको के घोटाले का खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया। लगभग 16,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों ने खरीदे और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। और डेटा एनालिसिस से ये समझ में आया कि उनके बदले में पार्टियों को लाखों करोड़ों रुपए के ठेके मिले। तो मतलब 16,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो केवल किकबैक थे, केवल घूस थी। घोटाला तो लाखों करोड़ों रुपए का था। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हमारे देश का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल माना गया है। जगदीप जी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज तो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। क्या ग्राउंड्स थे? सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उस पर आप बात रखें। देखिए, पहली बात तो ग्राउंड्स की है। फरवरी 2017 में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल फंडिंग में लाएंगे हम लोग, जो 70 साल से नहीं आई है, अब हम लाएंगे। ये उन्होंने दोपहर से लंच से पहले पार्लियामेंट में कहा। फिर लंच के बाद उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन किया, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक सेंटेंस ये कहा कि दी बॉन्ड्स विल बी इन द नेचर ऑफ बेयरर बॉन्ड्स, द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर विल बी एनोनिमस। तो सुबह तो ट्रांसपेरेंसी और दोपहर में एनोनिमिटी। तो जब मैंने अगले दिन सुबह इंडियन एक्सप्रेस में ये पढ़ा कि एनोनिमिटी है, तो तभी हम लोगों ने फैसला किया था कि ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी हमारे हिसाब से तो इनका मतलब एक दूसरे से उल्टा है,
लेकिन अगर वित्त मंत्री, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर उनके दिमाग में इसका मतलब एक ही है तो वो हमें ऐसी कोई डिक्शनरी बता दे जिसमें ये लिखा हो। तो फिर हमने सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हमने और कॉमन कॉज ने मिल के जनहित याचिका डाली। उसमें ये कहा गया था, उसमें 2-3 बातें थी। एक तो ये कि ये पूरा सिस्टम जो ये पास हुआ है बजट में, उसका मतलब ये मनी बिल में पास हुआ है। मनी बिल वो चीज़ होती है जिसमें सरकार के खर्चे के बारे में और आमदनी के बारे में कुछ चर्चा हो। ये संविधान में लिखा हुआ है। इसमें सरकार के खर्चे और आमदनी का तो कोई दूर दूर जिक्र नहीं था। ये तो सिर्फ राजनीतिक दलों की आमदनी का जिक्र था। तो हमने कहा कि ये मनी बिल में आता ही नहीं है, तो ये इस वजह से गैर संवैधानिक है। दूसरे, जब इसकी डिटेल्स आई तो पता लगा 4 कानूनों में संशोधन किए गए थे। IT एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। 4 कानूनों में संविधान किए थे, वो संशोधन किए थे जो सारे जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनके खिलाफ थे। तो हमने कहा, एक, मनी बिल नहीं हो सकता, 2, ये वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, इसलिए इस पूरी स्कीम को रद्द किया जाए। हमारा ये कहना था। जब सुनवाई होनी शुरू हुई तो पहली सुनवाई हुई थी कुछ 1-2 साल के बाद। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, मेरे ख्याल में रंजन गोगोई साहब थे, उन्होंने लिखा था, ये जजमेंट में लिखा है, ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर में, कि both sides have raised very weighty issues which have a very strong bearing on the entire electoral system of the country. This needs a detailed hearing for which we don't have time now, but we will do it soon. फिर हमने कम से कम 5-6 याचिकाएं डाली हैं कि इसकी सुनवाई जल्दी करो। बहुत सी चीज़ें हुई बीच में, और आपने और कमोडोर बत्रा ने और अमृता ने और वेंकटेश नायक ने तो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसकी वजह से शायद ये जजमेंट नहीं आता। तो जितना ये बहुत लोगों को इसका श्रेय है, उन आप लोग उसमें शामिल हैं। तो फिर वो फाइनली सुनवाई हुई नवंबर 2023 में। फाइनल सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व हो गई। अब वो जजमेंट नवंबर में आ सकती थी, 23 में, दिसंबर 23 में आ सकती थी, जनवरी 24 में, वो आई फरवरी 24 में, जबकि चुनाव होना था अप्रैल-मई में। और जजमेंट ऐसी आई कि उन्होंने स्कीम को गैर असंवैधानिक कह दिया, तो स्कीम बंद हो गई। लोगों ने, ये मैं छोटी सी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लोगों ने कहा कि ये तो साजिश है रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़, ये इलेक्शन से पहले जजमेंट आया है और ये लोगों ने ऐसे किया। हमने कहा, भाई हमने तो फाइल की थी 2017 में और 6 एप्लीकेशन दी थी, जल्दी करो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट चुनी है, उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वी वर इन ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ दिस। वी वर painted as villains against the current government, which is not fair. तो anyway, सबने सोचा कि अब तो हो गया काम। उसके बाद पता लगा कि वो बस वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई और बस। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए, हम भी गए और लोग भी गए कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो गई, लेकिन जो पैसा जो मिला है उसका हिसाब कहाँ है। तो तब एक और ड्रामा शुरू हुआ, जो कि अपने आप में एक पूरी उस पर पिक्चर बन सकती है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हमें 6 महीने लगेंगे ये देने में, जबकि एक वो जर्नलिस्ट हैं पूनम अग्रवाल, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर बॉन्ड पे नंबर है, जो पहले कहा गया था कि नहीं है। तो बॉन्ड का नंबर स्टेट बैंक के पास है, खरीदने वाले का KYC स्टेट बैंक के पास है, तो 6 महीने का क्या सवाल है। और कंप्यूटर पर सब मामला है कि स्टेट बैंक ने कहा कि 3-4 महीने लगेंगे, और बड़े बड़े वकीलों ने लंदन से भी आर्ग्यू किया कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता, अलग अलग साइलों में समान है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ छोड़िए, आप 2 दिन में दीजिए। इस बीच में एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी स्टेट बैंक के खिलाफ की गई थी, तो फिर स्टेट बैंक ने वो 2 दिन में दे दिया। वो बड़े अपने आप में बड़ी अच्छी कहानी है। वो जब सूचना आई तो आपको पता है
कि उस सूचना से ये जाहिर हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी कंपनियों ने पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू रूलिंग पार्टी को, कि उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई, 10 दिन बाद पैसे दे दिए, 15 दिन बाद केस खत्म हो गया, या पैसे दिए 1 महीने बाद उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा, ऐसी कंपनी है जो कि लॉस में जा रही हैं और उनका जितना लॉस है उससे 6 गुना वो सरकार को पैसे दे रही हैं या पार्टी को पैसे दे रही है। तो ये ऐसी अजीब अजीब चीज़ें सामने आई कि उससे मैं समझता हूँ देश में जो लोग इस बारे में सोचते हैं वो भौचक्के रह गए, हम तो भौचक्के रह गए। तो सबसे जो एक गंभीर सवाल उठा वो हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रोल पर उठा इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे सागा में। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, और जो पूरा इलेक्शन जो डेटा निकल के आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इसमें तो बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ें समझ में आई। डेटा दिखा रहा था कि किस तरीके से ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई, इनके अंदर केसेस चल रहे थे, रेड्स हो रहे थे उनके, ऐसी कंपनीज ने केंद्र में जो सरकार बनाती है रूलिंग पार्टी बीजेपी को जब पैसे दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, तो उनके केसेस या तो बंद हो गए या उन केसेस को ठंडे बक्से में डाला गया। ये बात और भी स्टेट की सरकारों के बारे में और पार्टियों के बारे में हमें दिखाई दी। तो इसका तो 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा था पैसा वसूली के लिए कि केस शुरू कर दीजिए, पैसा निकाला जाए, एक्सटॉर्शन जिसे हम कहते हैं, और या फिर इन सब कंपनीज के खिलाफ जेन्युइन केसेस थे और उन केसेस को पैसे लेकर रफा दफा कर दिया गया। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक स्टेट है। इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर को आप कैसे देखते हैं जगदीप जी? देखिए, इंस्टीट्यूशनल फेलियर तो हमारे देश में बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, या हो रहा नहीं, हो चुका है जी। और जब मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में सोचता हूँ तो मैंने कहीं लिखा भी है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो देश में फेल हुई है वो हुई है द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंसी, एक। उसके बाद जो दूसरी इंस्टीट्यूशन फेल हुई है दैट इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो आपने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये के इंस्टीट्यूशंस ना सिर्फ छोटी मोटी कंप्लीटली कैप्चर हो गई हैं, बड़ी बड़ी भी कैप्चर हो गई। तो ये इंस्टीट्यूशन, आपने इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, वो उनसे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, ख़ास रिश्ता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब, जो आपको पता है क्योंकि आपने फाइलों में से आरटीआई के थ्रू ये सब निकलवाया है, जब इलेक्शन कमीशन के पास पहली दफ़ा ये प्रपोज़ल गई थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उस वक़्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने उसके बारे में हमारी एक कॉन्फ्रेंस में बोला था और फिर उन्होंने कहा कि अब हमने इसके बारे में चिट्ठी भी लिख दी है कि ये स्कीम गलत है। तो इलेक्शन कमीशन की पहली चिट्ठी ये है कि ये स्कीम गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, इससे फेक कंपनी खुलेंगी, वो पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत कुछ लिखा था उन्होंने। उसकी चिट्ठी कॉपी हमारे पास है और वो हमने अपने उसमें दी थी। उसके बाद जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील कुछ और कह रहे थे, तो फिर हमने उनकी चिट्ठी दिखाई, फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। तो इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसके इस केस में 2 पहलू सामने नज़र आते हैं कि जब वो कैप्चर्ड नहीं थी उसने ये कहा, और जब वो कैप्चर हो गई तो उसने ये कहा। इसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो वो है ये। आरबीआई बाय एंड लार्ज कंसिस्टेंट रहा और ये कहता रहा ये ख़राब है, लेकिन आरबीआई के बारे में तो सरकार में जो उस वक़्त वित्त सचिव थे, उन्होंने जो फाइल पे लिखा और आप लोगों ने निकाला, उससे सबको पता है। तो और फिर वो आरबीआई गवर्नर इस्तीफ़ा देके चले भी गए। तो हर इंस्टीट्यूशन में ऐसे ही हो रहा है। ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि परसों तक मिलेगा,
कल आके सॉलिसिटर जनरल कहते हैं अच्छा परसों नहीं तरसों तक दे दीजिए। तो इस तरह की बातें होती हैं। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर तो देश में हो चुका है। अगर कभी सरकार बदली, और मैं कह रहा हूँ अगर, उसके बाद इंस्टीट्यूशन सक्षम हो पाएंगे कि नहीं, मुझे इसके बारे में शंका है। तो इंस्टीट्यूशंस का कैप्चर या डिमोलिशन इज़ एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू, बिकॉज लोकतंत्र इंस्टीट्यूशंस के बिना चल नहीं सकता है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र पे हमला है और बहुत से देश हैं जिनमें लोकतंत्र पीछे हट रहा है, इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो रहा है। और देयरफॉर ये, और जब भारत के लोकतंत्र की हालत खस्ता होगी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पुराना है कि नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा है। अगर यहाँ लोकतंत्र को नुकसान होगा तो लोकतंत्र जो कॉन्सेप्ट है उसको नुकसान होगा दुनिया भर में। जी, तो आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो आपका इशारा था मनी पावर की तरफ कि अगर ये सरकार बदली, क्योंकि अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे आते रहे तो फिर तो इलेक्शंस कितने भी हो जाए, क्या सरकार बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस को एक बार जब कैप्चर कर लिया जाता है उसके बाद उन्हें ठीक करना एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आज हमारे लोकतंत्र में नज़र आ रही है। तो कुल मिला के जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू हुई 2018 में और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद करा 2024 में, 16,500 करोड़ के से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और पार्टियों को दिए गए। इसमें से 94% बॉन्ड्स जो थे वो हाईएस्ट डिनोमिनेशन 1 करोड़ के थे, यानी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां या पूंजीपति द्वारा ही खरीदे जा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा डेटा सामने आया तो उसमें से पता चला कि कई ऐसी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा दिया था जिनके ऊपर जांच एजेंसियों द्वारा इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। द वायर की एक रिपोर्ट ने बताया कि 40 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने कुल मिला के 5,180 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज यानी कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे। इससे सवाल यही उठता है कि क्या ये पैसा वसूली का एक नया तरीका बन गया था या फिर क्या ये पैसा इसलिए दिया जा रहा था जिससे कि केसेस ये रफा दफा हो। एक जो उदाहरण सामने आया वो था औरोबिंदो फार्मा का। औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी को नवंबर 10, 2022 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद ही उनकी कंपनी ने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को दिए। उसके कुछ महीने के बाद मई में जब इन्होंने बेल मांगी मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो ईडी ने इनकी बेल को अपोज नहीं करा। बेल मिलने के बाद ये एक अप्रूवर बन गए और ये वही केस है जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए थे। नवंबर में इनकी कंपनी ने 25 करोड़ के और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी को दिए। एक और केस जो सामने आया वो था लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का। ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे बड़ी खरीदार थी। इन्होंने कुल मिला के 1,370 के करीब के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कि टीएमसी, डीएमके, वाईएसआरसीपी और बीजेपी भी शामिल थे, उन सबको दिए। एक केस जो सामने आया कि इस कंपनी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया हुआ था और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस कंपनी ने 100 करोड़ बीजेपी को दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। इस कंपनी के खिलाफ वेस्ट बंगाल में 2 केसेस भी चल रहे थे चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर। जब इस कंपनी ने करीबन 106 करोड़ टीएमसी को दिए, उन्हीं कुछ महीनों में ये दोनों केसेस कोलकाता पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई। एक जो बड़ा मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर क्विड प्रो को का, पैसे दो कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो पॉलिसी और कानून अपने हित में बनवाओ, ये सब कुछ नज़र आया जब डेटा एनालिसिस हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा का। जर्नलिस्ट्स ने, सिटीजन्स ने उस पर काम किया
और नज़र आया कि किस तरह से ये लेन देन का साफ भ्रष्टाचार चल रहा था। मेघा इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है, मेघा इंजीनियरिंग कंपनी, उन्होंने 500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए और उसके बदले में उन्हें बीजेपी रूल स्टेट्स में और सेंटर में लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले। और बीआरएस जो पार्टी है उसको भी उन्होंने पैसे दिए तेलंगाना में, और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये और भी पार्टीज, टीएमसी, आईएनसी, कांग्रेस जो है और बीआरएस, सबके साथ हमने ये देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा से। स्क्रोल की एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि भारती ग्रुप ने 150 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए बीजेपी को, और तुरंत बीजेपी टेलीकॉम कानून को बदलने के लिए एक बिल ले आई पार्लियामेंट में। तो ये जो पूरा सामने आ रहा है सिनारियो, जो दिखा रहा है कि पॉलिटिकल रॉट कितना डीप है हमारे देश में, और ये जो नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टी और कॉरपोरेट के बीच में, ये साफ हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये नेक्सस कोई नई बात नहीं है। एक बहुत पुरानी जजमेंट है जस्टिस एम.सी. चावला की, वो रणछोड़ दास या कुछ उसका नाम है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। वो शायद सन 1956 की है, मुझे डेट हो सकता है गलत मैं बोल रहा हूँ। उसमें टाटा इंडस्ट्रीज़ के ने कुछ पैसा दिया था उस वक्त कांग्रेस को, तो उसके एक शेयर होल्डर ने, उसका नाम था जो मैं याद नहीं है, उसने कहा ये गलत है। वो केस जाते जाते जस्टिस चावला की कोर्ट में चला गया। उन्होंने जो उसमें फैसला लिखा, उसमें उन्होंने 2-3 पैराग्राफ इतने अच्छे लिखे हैं जिनको मैं बार बार कोट करता हूँ। और उन्होंने लिखा कि इंडिया अभी एक नेसेंट डेमोक्रेसी है, अभी से इसमें पैसे का इंजेक्शन लग जाएगा तो ये तो फिर मैच्योर होगी ही नहीं। वहाँ से केस कहानी जो मुझे पता है वो वहाँ से चल रही है। उसके बाद तरह तरह की सरकारें आईं। कांग्रेस की सरकार ने एक दफ़ा कॉर्पोरेट डोनेशन बैन कर दी, फिर वो बैन करने के बाद फिर दूसरा तरीका, पानी तो अपना रास्ता निकाल लेता है, और पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा चाहिए, सरकार कंपनियों को काम करवाना है, तो ठीक है भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वो चल रहा था और वो चलता रहेगा। हर लोकतंत्र में ये किसी न किसी हद तक है, लेकिन सवाल ये है कि किस हद तक ये एक्सेप्टेबल है, किस हद तक नहीं है। पहले लोग जब इस तरह का पैसा देते थे तो वो छुप के देते थे कि कहीं पकड़े गए देने वाला या लेने वाला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने तो इसको खुला कानूनी तरीका बना दिया था कि आप दिल खोल के दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, अनलिमिटेड। हाँ, आप अपनी कंपनी को नुकसान भी है तो भी दीजिए। वो बल्कि एक रिटायर्ड वित्त सचिव से मेरी टीवी में डिस्कशन में हुआ था, मैंने कहा ये लॉस वाली कंपनी कैसे दे सकती हैं। वो कहते हैं कि रिश्वत तो प्रॉफिट वाले भी दे रहे हैं, और ये रिश्वत नहीं देंगे तो इनको काम कैसे मिलेगा, तो इनको रिश्वत देनी पड़ती है काम लेने के लिए, इसलिए ये अलाउ किया गया था। तो इस तरह की लॉजिक है, लेकिन ये कॉर्पोरेट बिजनेस नेक्सस एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता है, जो आप मेरे से बेहतर जानती हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के अंडर लाने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से ऑर्डर लिया हुआ है 2013 का। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी सब शामिल हैं, कोई उसको लागू नहीं करना चाहता। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टियों का जो उनको चंदा या रिश्वत या क्या कहना चाहिए रैंसम, ये जो उनको मिलता है, जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका इलाज सिर्फ ये है कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि जो सब्ज़ी वाला है उसको भी आप पेटीएम से पैसे दीजिए, रिक्शे वाले को 10 रुपये भी पेटीएम से दीजिए। तो भाई रिक्शे वाले को 10 रुपये तो पेटीएम से दे दें, हम आपको 5,000 रुपये पॉलिटिकल पार्टी को पेटीएम से क्यों नहीं दे सकते। तो मैं तो कहता हूँ इनका सारा जो पैसा इनके पास आता है, मैंने वो 3-4 नाम लिए, तरह तरह का पैसा होता है, सारा डिजिटली आना चाहिए। ये अगर
होगा नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तब इस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वो मैं ये साइड नोट है, आपने मेगा इंजीनियरिंग की बात की। मेगा इंजीनियरिंग का किस्सा तो चल रहा है। नहीं, जो आपने अभी बात कही, ये इस टाइप की भ्रष्टाचार जो है, ये तो लोगों की ज़िंदगियों को सीधा प्रभावित करता है। वायर, स्क्रोल, न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री, इन तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं, इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो साफ नज़र आया कि कैसे ड्रग मेकिंग कंपनीज़, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही थी। ऐसी कंपनियां जिनको कि मेडिसिन में कहा गया कि सब स्टैंडर्ड खराब क्वालिटी की मेडिसिन आप बना रहे हैं, और जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए तो उन पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसको हम रेगुलेटरी इनएक्शन कहते हैं, एंड देयर ड्रग्स वर अलाउड टू स्टे इन द मार्केट। मतलब ये कितनी गंभीर समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी भी सारे केसेस, पोटेंशियल केसेस सामने आए। हिंदू ने एक इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें उन्होंने दिखाया कि 33 कंपनीज ऐसी थीं जिनकी जो नेट एग्रीगेट लॉसेस थे वो 1 लाख करोड़ रुपए के थे, और उसके बावजूद उन्होंने 600 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कंपनियों ने पार्टीज को दिए। तो बड़ा सवाल ये उठा कि ये जो फंड्स हैं उनके पास कहाँ से आए? क्या वो फ्रंट के जैसे काम कर रही थी किसी और के लिए? क्या मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के खुलासे से कंसर्निंग ट्रेंड सामने आए। पहला तो ये था कि कई ऐसी कंपनियां जो कि 3 साल से कम में एग्जिस्टेंस में थी, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 182 ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती है तो उनको कम से कम 3 साल में एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने बताया कि 20 ऐसी कंपनियां थी जो कि इस प्रावधान के वायलेशन में, यानी कि जो कि 3 साल से कम में थी एग्जिस्टेंस में, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया। इस डेटा में से एक कंपनी तो ऐसी थी जो मात्र 1 महीना पहले ही चालू हुई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्होंने 4 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से एक और चिंताजनक चीज जो सामने आई वो लोगों की जिंदगियों से सीधा जुड़ी हुई है। न्यूज़ लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि कई ऐसी फार्मा कंपनीज जिनकी दवाइयों के ऊपर ड्रग रेगुलेटर ने नोटिसेस भेजे हुए थे या फिर जो कि ड्रग क्वालिटी चेक फेल कर गए थे, ऐसी कंपनियों ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा दिया। एक एग्जाम्पल सामने आया गुजरात बेस्ड टोरेंट फार्मा का। इस कंपनी को अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर ने कई नोटिसेस भेजे थे। इस कंपनी ने 61 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बीजेपी को दिए और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक और उदाहरण था तेलंगाना बेस्ड हेट्रो ग्रुप का। इस ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रेमडेसिविर दवाई को लेकर ड्रग रेगुलेटर ने इनको 6 नोटिसेस भेजे थे 2020 से लेकर 2022 के बीच में। इस कंपनी ने इसी समय अंतराल में 117 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बीआरएस पार्टी को दिए और तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस कंपनी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। तो ये जो सारे मामले हैं इनको लेकर कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बिठाई जाए जिससे कि इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, सरकार का कोई दबाव ना हो। ईडी सीबीआई से तो अपेक्षा कोई की ही नहीं जा सकती, वो तो खुद ही उनके खिलाफ एलिगेशंस आ रहे थे इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अनफिनिश्ड बिजनेस है? क्या इसमें कोर्ट को कुछ और नहीं करना चाहिए था टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन? कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन पूरा नहीं किया, ये वही चीज़ है। और सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो मेरा भी कुछ हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा काम नहीं किया। ये मैं कह चुका हूँ और मैं उसको दोबारा से कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसको आगे ले जाना चाहिए था। एंड टू रिपीट अगेन, ये मौका था कि पॉलिटिकल फंडिंग में कुछ ट्रांसपेरेंसी लाई जाए किसी हद तक। वो मौका हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है, वो मौका गंवा दिया। और अब अगर कोई जाएगा वो कहेंगे ये केस तो पहले डिसमिस हो चुका है। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या था
कि इतना अच्छा काम होने के बाद, इतनी उम्मीदें जगाने के बाद आपने करे किराए पे पानी फेर दिया। कोई अगर बड़ी संस्था जिसके पास इतने संसाधन हैं कि वो उसको टोटली एनालाइज करे, और एनालाइज करके भी कोई भी संस्था सिर्फ ये बता सकती है कि इसने इस पार्टी को, इस बिजनेस हाउस ने इस पार्टी को इस तारीख को इतने पैसे दिए और इस तारीख को, इस पैसे देने की तारीख से पहले या बाद में इसको ये फ़ायदा हुआ, वो इतना ही बता पाएंगे। उसकी जो अंदरूनी पेचीदगियाँ हैं कि पैसा रिश्वत था, कि रैंसम था, कि क्या था, उसके लिए तो एक अथॉरिटेटिव इन्वेस्टिगेशन चाहिए। बिल्कुल। जिसके पास कानून की ताकत हो। तो किसी के पास कानून की ताकत तो है नहीं सिवाय सरकार के। तो ये तो वही है कि सरकार में सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें मिली हैं, और सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ समझदार है। उन्होंने सोचा हम ऑर्डर भी कर देंगे तो क्या होगा। बहुत सी SITs हैं जो बैठी हुई हैं जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं। तो आई एम एट अ लॉस टू से कि अगर सुप्रीम कोर्ट SIT लगा भी देती तो क्या होता। SIT, अरे भाई हरियाणा और पंजाब के पुलिस ऑफिसर नहीं हैं तो केरला और वेस्ट बंगाल के लगा दो। अरे भाई काडर तो उनका वही है, अल्टीमेटली सबकी पोस्टिंग होम मिनिस्ट्री से होती है। तो SITs आर, आई मीन आई एम सॉरी, दिस इज बिकमिंग टू पेसिमिस्टिक, दैट आई हैव नो फेथ इन SITs। जी नहीं, तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी तो हुई, लोगों के सामने खुलासा तो हुआ, पर वो जो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत थी जिससे कि इस टाइप का रॉट रुक सके, वो अभी तक हमने नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि जो जजमेंट मिली सुप्रीम कोर्ट से वो कोई छोटी मोटी बात थी। इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने लोगों के जानने के अधिकार को अपहोल्ड किया। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने तो ये कहा कि ये जजमेंट गलत थी, सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाए, इतनी बढ़िया स्कीम थी। वित्त मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि अभी एक और स्कीम लेके आएंगे ऐसी ही, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी ही। लेकिन ये भी बात है जगदीप जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो बंद हो गए, रद्द कर दिए गए, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और ये जो नेक्सस है कॉर्पोरेट्स के साथ, ये बंद नहीं हुआ है। मेगा इंजीनियरिंग का ही जो अभी केस हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, मेगा इंजीनियरिंग वाज द सेकंड लार्जेस्ट डोनर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए, पर फिर भी पिछले महीने ही ये केस हुआ जिसके अंदर L&T ने कोर्ट में जाके कहा कि मेगा इंजीनियरिंग को 14,000 करोड़ रुपए के लागत के 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, और आर्बिट्ररी और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से L&T को, जो उनकी कंपटीशन थे, उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और मेगा इंजीनियरिंग की जो बिड थी वो लोएस्ट बिड भी नहीं थी, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और फिर वो कैंसिल हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बातचीत हो गई। तो मतलब कहीं पर हम ये देख सकते हैं कि आज भी ये सारा पैसे का खेल तो चल रहा है, क्योंकि पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने से पहले भी कैश डोनेशंस होते थे जो पर्दे के पीछे होते थे। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स चल रहे थे तब भी वो कैश डोनेशंस अलाउड थे, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद भी अलाउड हैं। तो मतलब ये क्विड प्रो को, पर्दे के पीछे चलना तो अभी भी है। तो रिफॉर्म्स की ओर अगर हम थोड़ा बढ़ें कि किस टाइप के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे देश में इस पूरे सिस्टम को क्लीन करने के लिए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि ये अभी भी दिख रहा है और पर्दे के पीछे हो रहा है, तो ये बंद तो होगा नहीं, चलेगा, लेकिन इसको मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ करने के लिए मैं आपको सिर्फ अब 25 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ 2-3 साल पहले कि सिर्फ 2 रिफॉर्म हैं, अगर वो हो जाएं तो सिस्टम में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मैं वो कहने से पहले ये भी कह दूँ कि मुझे पता है वो नहीं होंगे, कम से कम मेरी उम्र में तो नहीं होंगे। आप लोगों को भगवान शक्ति दे कि हो जाएं। तो एक पहला तो है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से लोकतंत्र होना चाहिए। हम एक बड़ी अजीब देश में रहते हैं कि विदेश में हम लोग सब जाते हैं, पहले जाता था, अब तो मैं नहीं जाता। हम कहते हैं इंडिया इज़ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वो है भी,
तो हम ऐसे सो कॉल्ड लोकतंत्र में रहते हैं कि यहाँ तो लोकतंत्र है, उसके नीचे स्तंभ हैं, वो रजिस्टर्ड तो 2500 हैं, लेकिन काम करने वाले 100-200 हैं, और बड़े बड़े तो 8-10 ही हैं। वो जो स्तंभ हैं वो टोटली अलोकतांत्रिक हैं। तो आप लोकतंत्र अलोकतांत्रिक स्तंभों पे कैसे बना सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ये कहना कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, आई थिंक इज ए मिसनोमर। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में, जो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी उस वक्त लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी इतनी मोटी रिपोर्ट है जो अभी तक सरकार ने पार्लियामेंट के पटल पे भी नहीं रखी है। उसमें ये लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट हैव ए डेमोक्रेसी सपोर्टेड बाय अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन हम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम डेमोक्रेसी नहीं हैं जब तक हमारे राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। पहला रिफॉर्म। दूसरा रिफॉर्म जो मैं पहले कह चुका हूँ, राजनीतिक दलों को जो पैसा मिलता है वो डिजिटली मिले। ये तो सिर्फ उसका करने का तरीका है, बट रिफॉर्म का नाम है टोटल ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 2 रिफॉर्म हैं, इनके पीछे हम भी पड़े हुए हैं। बहुत तरीके हैं इनको करने के, आप लोग भी पड़े हुए हैं। तो हम सब लगे हुए हैं। हाथी की कोई दुम पकड़ लेता है, कोई एक टांग पकड़ लेता है, कोई सूंड पकड़ लेता है। हम कहते हैं पकड़ लिया। हमने भी कहा जी वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आ गया। उससे 25 साल पहले हमारा क्रिमिनलाइजेशन का जजमेंट आया था। बड़ी तालियां बजी, हमें भी बड़ा जोश आया, बड़ी अच्छी बात है। लोकसभा में एमपीज जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस, उनके खुद डिक्लेयर किए हुए 20 साल में 25% से 38% हो गए। मैं तो समझता हूँ हम लोग अपना काम बंद कर देना चाहिए, उससे देश को ज़्यादा फायदा होगा। लोकतंत्र में लोगों के हित के लिए काम हो, लोगों के हित के लिए पॉलिसी बने, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं, कानून बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, और ये सारे सिस्टमिक रिफॉर्म्स भी लाए जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सत्र की ओर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के समय सरकार ने बोला था कि कंपनियां कैश में पैसा इसलिए देती है क्योंकि वो अपना नाम गोपनीय रखना चाहती हैं। उनको ये डर बना रहता है कि यदि उन्होंने एक पार्टी को पैसा दिया और रूलिंग पार्टी को अच्छा नहीं लगा तो उनके खिलाफ कोई जांच शुरू हो सकती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए सरकार का ये जस्टिफिकेशन था कि गोपनीयता बहुत ज़रूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड में, किसी को भी डोनर का नाम नहीं पता चलना चाहिए, डोनर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने जब ये बॉन्ड्स खरीदे और इनकी फॉरेंसिक जांच करवाई तो पता चला कि हर एक बॉन्ड पे एक हिडन अल्फा न्यूमेरिक कोड था जो कि केवल यूवी लाइट के नीचे दिखता था। तो मैंने पूनम अग्रवाल से बात की उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने ख़रीदा, आपको पता ही है SBI से बेच रही थी, तो जब मैं ख़रीदने गई पहली बार, द प्रोसेस उसके कारण मुझे डाउट आया, क्योंकि जब मैं गई एज अ पर्सन लेमैन की जाके ख़रीदना है तो जिस तरह से मेरे से पूछताछ की गई, SBI के ऑफिसर्स ने क्वेश्चंस पूछे, वो दैट वाज ओके, बट इतना जो सस्पिशियस नज़र से देखना कि भाई आप पता नहीं 1000 का बॉन्ड बेच रहे हैं या 1 करोड़ का बॉन्ड, वो मुझे लगा कि 1000 के बॉन्ड के लिए इतना क्या आपको सस्पिशन हो रहा है। तो जब ख़रीदने के बाद वापस आई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सेटल नहीं किया मेरे साथ, और मतलब लगा कि क्या कुछ गड़बड़ है, नहीं है। इस चीज़ को एक लास्ट लेट्स नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, तो एक लास्ट चीज़ मैं करवा सकती हूँ, वो है फोरेंसिक जांच, क्योंकि पेपर्स के भी होते हैं। तब मैंने एडिटर से बात की, अपने उस समय क्विंट में थी, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है करा लो। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये पता चला कि उसमें एक हिडन नंबर है, लेकिन एक से अब ये तो पता नहीं चल रहा था कि यूनिक है। तो यूनिक के लिए मुझे दूसरा बॉन्ड खरीदना पड़ा। तो दूसरा बॉन्ड जब खरीदा तब ये पता चला कि इट इज़ ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि हिडन है और यूवी लाइट के अंदर ही दिखता है। दिस इज़ द बॉन्ड, ये ऐसा दिखता है। ये एकदम नॉर्मल सा पेपर है, जैसे कि पेपर क्वालिटी भी नॉर्मल थिक ही है। सिर्फ एक डेट
ये ऊपर से स्टैंप मारते हैं इसमें। जैसे 9 तारीख को ख़रीदा था मैं 9 अप्रैल 2018 में, तो वो एक स्टैंप यहाँ रहता है और 1000 ये अमाउंट, ये लेकिन प्रिंटेड आता है, और बाकी आगे में इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो सारी जानकारी है, पीछे में टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये नंबर यहाँ पर है, क्योंकि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें जिक्र था कि राइट साइड कॉर्नर में, और यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक है, और इस पर्टिकुलर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है OT015102। तो मेरे पास 2 बॉन्ड है जिसमें जिसका एक का 01 है लास्ट में और एक का 02 है, ये इसका 02 है, और दूसरा जो बॉन्ड है वो मैंने इसके पहले ख़रीदा था, वो 5 अप्रैल को ख़रीदा था, और उसका है 01। तो ये यूनिक नंबर हो गया, अल्फा न्यूमेरिक भी हो गया और हिडन भी हो गया, तो तीनों चीज़ें एक ही फोरेंसिक रिपोर्ट में क्लियर हो गई। जब इस हिडन अल्फान्यूमेरिक कोड के बारे में जानकारी का खुलासा हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कि उन्होंने माना कि हाँ एक ये अल्फान्यूमेरिक कोड है, लेकिन उनका ये बोलना था कि ये केवल एक सिक्योरिटी फीचर है, इसका किसी भी तरीके से किसी भी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा और इसका इस्तेमाल करके ट्रैकिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि एसबीआई इस नंबर को ना तो बायर के डेटा के साथ और ना ही इनकैशिंग पॉलिटिकल पार्टी के डेटा के साथ रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में तो ये साफ नज़र आया कि ये कहीं ना कहीं एक मिसलीडिंग टाइप का बहुत बयान था। तो आपको क्या लगता है ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ ने एक तरीके से गुमराह किया लोगों को और गलत जानकारी दी या फिर ऐसी जानकारी दी जो कि सही नहीं है, तो क्या इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्यों ऐसी बातें बोली स्कीम के बारे में जो कि मिसलीडिंग थी? आपने कहा मिसलीडिंग था, गुमराह किया, असली बात तो है कि उन्होंने झूठ बोला। तो ये शब्द झूठ बोला अब आप अवॉइड कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोला उन्होंने, और इन ए वेरी ब्रॉड वे। सरकारें तो सुबह शाम तक झूठ बोलती हैं, तो मैं सरकारों के झूठ बोलने से मुझे कोई अचंभा नहीं होता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो बनाई गई थी ये बहुत ही बचपन के काम की तरह बनाई गई थी। इसमें बहुत से ऐसे चीज़ें थी विच वर ऑब्वियस कि ये गड़बड़ है, लेकिन बनाने वालों को मुझे ये इस पे अचंभा होता है कि उनको इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, और वो समझते थे कि इतने बड़े लेवल पे आप लोगों को बुद्धू बना लेंगे। अरे भाई, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ तो समझदार हैं, और वो सारे समझदार सरकार में नहीं हैं, कुछ बाहर भी बैठे, कुछ वकील भी हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ वैसे धक्के खा रहे हैं। तो ऐसी स्कीम बनाना टू मी शोज द इमेच्योरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, नॉट नेसेसरली ए स्मार्टनेस। आई मीन ये सोचना कि किसी को पता ही नहीं लगेगा, हाउ कैन यू डू दैट। तो उन्होंने सच में झूठ बोला, और उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और जिन्होंने झूठ बोला उनको सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने ये लिखा कि आरबीआई ने ये कहा और हमने उनको ये समझा दिया, उनको सज़ा होनी चाहिए। इसमें तो सैकड़ों लोगों को सज़ा होनी चाहिए, इसीलिए तो एसआईटी नहीं बनी। और वो तो मैंने पहले कहा एसआईटी बन भी जाती तो क्या होता, लेकिन इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे। वो लोग कोई जान के चोरी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जनता को आंखों में धूल डालने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी भी सिविल सर्वेंट का काम नहीं है। मैं भी सिविल सर्वेंट रहा हूँ 10-15 साल। तो सिविल सर्वेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को एलिजियंस होना चाहिए, और उनको जो काम वो सही समझे करना चाहिए। अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को, कोई पॉलिटिशियन कह रहा है कि ये आप कह दो 2 और 2 5 है, कैसे कहेगा? तो इसमें हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा फेलियर है, और अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही होनी चाहिए। उसी के लिए एसआईटी बननी थी, तो वो जवाबदेही नहीं होगी, इसीलिए मामला रफा दफा हो गया है। लेकिन वो क्या, स्टेट बैंक के खिलाफ तो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई बाय नेम टू द चेयरमैन, हमने की थी कि हाउ कैन द चेयरमैन साइन ए लेटर व्हिच इज फॉल्स। क्या करें? दिस इज अ ट्रेजेडी फॉर द नेशन।
And that is why I sound so bitter and pessimistic, because I have seen this. I mean, I have seen many such things, not just this. बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मतलब सभी एजेंसी का एक ये रुख रहा कि छुपाया जाए, नहीं बताया जाए, कोई सवाल भी पूछ रहे तो उसको किस तरीके से मिसलीड किया जाए। नहीं, रुख रहा नहीं है, रुख है, आज अभी भी है। जी जी, कहना नहीं चाहिए कितने प्लेन गिरे। बिल्कुल। और इसी से संबंधित अंजलि, इनफैक्ट आपने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें आपने पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसबीआई ने इशू किया था उसकी आपने कॉपी मांगी थी, क्योंकि एसओपी अगर सामने आती तो पता चलता कि एसबीआई बैंक को क्या क्या डेटा रिकॉर्ड करना था, कैसे ट्रांजैक्शन करनी थी और किस टाइप का उनको डेटा अपने पास मेंटेन करना था। एसबीआई ने तो आपको साफ ये डेटा देने से मना कर दिया आरटीआई एक्ट के तहत। उन्होंने बोला कि सेक्शन 81D के तहत ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस में आता है और ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और इंटरनल गाइडलाइंस है, इसीलिए आपको ये नहीं दिया जा सकता। तो क्या आज भी हम यही देख रहे हैं कि एसबीआई आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पारदर्शी नहीं होना चाह रहा? तो आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, जो आपने मुद्दा उठाया जिसमें ये सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीधा कहा कि एसबीआई जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा कि जो यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है वो जब एट द टाइम ऑफ सेल किसने ख़रीदा, किसके पास इन कैश हुआ पार्टी के पास, वो नहीं कर रहा। तो जब मालूम पड़ा है, क्लियरली डेटा सामने आ गया है कि तो सब रिकॉर्ड हो रहा था, ट्रैकिंग तो बिल्कुल पॉसिबल थी, तो दो ही पॉसिबिलिटी रह जाती हैं। एक कि सरकार झूठ बोल रही थी जैसा आपने कहा, या फिर वास्तव में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसको मालूम नहीं था और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी और हायर अप के आदेश को फॉलो कर रहे थे और इस सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं मालूम था। अब ये सारी चीज़ों की तय तक तो तभी पहुंच सकते हैं अगर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे सामने हो, और इसीलिए इसे मांगा गया आरटीआई एक्ट के तहत। और ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही कंसर्निंग बात है कि इतना सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोगों के जानने का अधिकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया, सारी सूचना बाहर रख दीजिए, लेकिन एसबीआई ने ना ही एसओपी खुद ब खुद रखा लोगों के सामने, और जब आरटीआई में मांगा तो वो भी देने से मना कर दिया है। कह रहे हैं कमर्शियल कॉन्फिडेंस है। भाई सारी सूचना, किसने, कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, उन्हें क्या फ़ायदा मिला, ये तो आज लोगों के सामने है, तो क्या कमर्शियल कॉन्फिडेंस रह गया? तो मतलब आज भी कुछ छुपाने की कोशिश लग रहा है कि चल रही है, किसी के नाम बचाने की कोशिश, छुपाने की कोशिश, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर हमारे देश में, इतने करोड़ों रुपए लोगों के मेहनत की कमाई उनके पास रहती है। पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा ऐसे में जब इंस्टीट्यूशंस ऐसे बिहेव करते हैं? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, अमृता, हम फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपके पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर कोई भी सुझाव हैं या सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है जानने भी दो यारों @gmail.com। शुक्रिया, नमस्कार।